सर्वोदय योजना 1950 में सर्वोदय योजना, ठीक। इसके प्रतिपादक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1950 में कौन सी योजना थी? सर्वोदय योजना, ठीक। जयप्रकाश नारायण इसके प्रतिपादक। आप लोगों को मिलाने के लिए आ सकता है कि जन योजना के प्रतिपादन किसने किया था, सर्वोदय योजना के प्रतिपादन किसने किया था, गांधीयन प्लान का प्रतिपादन किसने किया था। ये सब मिलाने के लिए आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जबरदस्ती पढ़ना है तो अच्छे के लिए पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे कुछ दूसरा पढ़ाना है, ठीक। यदि मैं 44 की योजना 2023 में पढ़ाने लगूंगा तो फिर न तो किसी तरह का कोई रिलेवेंट है, उसका रिलेवेंट सिर्फ इतना है कि आप लोगों से हो सकता है मिलाने के लिए आ जाए कि कौन सी योजना के प्रतिपादन किसने किया, ठीक। अब आप लोग हेडिंग डालिए, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। लिखिए उसके अंदर वर्ष 1946 में, वर्ष 1946 में, हाँ 46, वर्ष 1946 में गठित नियोगी समिति गठित नियोगी समिति 1946 में गठित नियोगी समिति की संस्तुति पर की संस्तुति पर यह कहा गया कि केंद्र में एक ऐसा संगठन होना चाहिए, यह कहा गया कि केंद्र में एक ऐसा संगठन होना चाहिए, केंद्र में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो पूर्णतः, केंद्र में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो पूर्णतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था की पुनर्निर्माण, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के प्रति समर्पित रहे, पुनर्निर्माण के प्रति समर्पित रहे, जिसे भारत का योजना आयोग कहा जा सके, भारत का योजना आयोग कहा जा सके, जिसे भारत का योजना आयोग कहा जा सके। नियोगी समिति की अनुशंसा को, नियोगी समिति की अनुशंसा को, नियोगी समिति की अनुशंसा को 15 मार्च, नियोगी समिति की अनुशंसा को 15 मार्च 1950 के 15 मार्च 1950 के मंत्रिपरिषदीय अनुमोदन द्वारा, मंत्रिपरिषदीय अनुमोदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया, मंत्रिपरिषदीय अनुमोदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तत्पश्चात 28 मार्च 1950 को, तत्पश्चात 28 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किया गया। यह एक संविधानेतर का मतलब क्या है?
एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को। संविधानेतर, यह एक संविधानेतर कामा सलाहकारी, सलाहकारी, सलाहकारी वह परामर्शदात्री संस्था है, वह परामर्शदात्री संस्था थी, है की जगह थी लिखिए, परामर्शदात्री संस्था थी। योजना आयोग द्वारा, देखिए योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 282, संविधान के अनुच्छेद 282, योजना आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत राज्यों को अनुदान दिया जाएगा, 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 जो आकस्मिक परिस्थितियों, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएं, पूरी लाइन लास्ट में बोलिए, क्या लिखे हैं आप लोग, एक लोग बोले तो इसके पहले पूरा सेंटेंस। के तहत राज्यों को डोनेशन दिया जाएगा जो इमरजेंसी सिचुएशन में बाढ़, भूकंप तथा अन्य के लिए प्रदान किया जाए, अन्य के लिए प्रदान किया जाए, इतना लिखेंगे। आपदाएं की जगह आपदाओं के लिए प्रदान किया जाएगा, अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रदान किया जाएगा, अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रदान किया जाएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 275 से भिन्न होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 275 से भिन्न होगा, 275 से भिन्न होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 275 से भिन्न होगा। देखिए योजना आयोग के बारे में हम लोगों ने देखा कि योजना आयोग के लिए जो रिकमेंडेशन किस समिति ने की, क्या लिखे हैं, नियोगी समिति, उनका पूरा नाम है केसी नियोगी, शायद मैं एक बार बता भी चुका हूँ, ठीक। 1946 में केसी नियोगी समिति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि योजना आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ठीक। योजना आयोग के लिए मंत्रिमंडल में अनुमोदन कब पारित हुआ था, 15 मार्च 1950 को। आप लोग कंफ्यूज मत होना, दो डेटें आपको मिलेंगी, 15 मार्च 1950, एक 28 मार्च 1950, ठीक, सॉरी हाँ 1950। तो 15 मार्च को क्या हुआ था, मंत्रिपरिषद से क्या है, इसको अनुमोदन मिला था, ठीक। आप अक्सर देखते होंगे 15 मार्च 1950 लिखा रहता है योजना आयोग का गठन, लिखा रहता है, अक्सर गलत लिखा हुआ है जहाँ भी लिखा हुआ, ठीक। 15 मार्च को क्या है, मंत्रिपरिषद से अनुमोदन हुआ था और 28 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक। योजना आयोग का मेन क्या है, ये क्या है, एक सलाहकारी संस्था है, सिर्फ एडवाइजरी देगी, ठीक। मतलब क्या है कि बाध्यकारी, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो ऐसा नहीं था कि बाध्यकारी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक, गैर संवैधानिक, परामर्शदात्री है, परामर्श देगी, सलाह देगी, और साथ ही योजना आयोग करेगा क्या, योजनाओं का निर्माण करेगा,
कैसी योजनाओं का निर्माण करेगा? फिर मैं योजना आयोग को उद्देश्य लिखाऊंगा। आपने दो जगह लिखवाया, सलाहकारी और परामर्शदात्री, इसमें कोई अंतर? मैं शाब्दिक रूप से तो बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसमें कामा की जगह किताब में जहाँ सलाहकारी और कामा परामर्शदात्री लिखा हुआ है, तो मुझे तो लग रहा है शब्दावली से तो दोनों सेम ही है। ठीक है, मुझे तो लग रहा है दोनों समान है, लेकिन कामा लिखा हुआ तो मैं शायद सोचा कि शायद उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग हो। ठीक है, तो हो सकता है सलाहकारी लिखा हो, परामर्श ना लिखा हो, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए ऑब्लिक में भी उसको लिख सकते हैं, सलाहकारी ऑब्लिक परामर्शदात्री संस्थाएं। ठीक, बता क्या रहा था मैं आप लोगों को? हाँ, पंचवर्षीय योजनाओं का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? योजनाओं का सृजन करना। योजनाएं कैसे निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो सके। अच्छा, उसका योजना आयोग का एक कार्य और है जो नीति आयोग को नहीं दिया गया है। इस योजना आयोग को आप लोगों ने, मैंने आपको जब फाइनेंस कमीशन पढ़ाया था उसमें दिखाया, आर्टिकल 275 के बारे में बताया था। ठीक, आर्टिकल 280 के बारे में बताया था, अनुच्छेद 280 योजना वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और दूसरी चीज 275 अनुच्छेद बताया था, जिसमें क्या वित्त आयोग क्या है? राज्यों को अनुदान देता है। कौन सा अनुदान? जो आर्टिकल 280 के आगे मतलब क्या होता है? अलावा होता है। ठीक, लेकिन जो अनुच्छेद 282 का अनुदान है, ये अनुच्छेद 280 और 275 के और अलावा होगा। ऐसा अनुदान जो क्या है? आकस्मिक परिस्थितियों के लिए, जैसे मान लीजिए बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, भूकंप हो गया, इन सब सारी चीजों के लिए क्या है? आपको जो अनुदान दिया जाएगा तो वो आर्टिकल 282 के तहत दिया जाएगा। ठीक, समझ में आया? जो अभी तक जो आपको लिखाया हूँ वही चीज आपको बताया हूँ कि योजना आयोग क्या है? अनुच्छेद 275 के अलावा भी आप लोगों को आकस्मिक परिस्थितियों के लिए अनुदान प्रदान करता था। ठीक, अब आप लोग इसकी क्या लिख लीजिए, एक तरफ से इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके। योजना प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था। क्या? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था। नहीं समझ पा रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? बता देंगे, पहले लिख लो। अरे लिख लो पहले। योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष, अभी एक चीज और फंसोगे ना, इसलिए नहीं बता रहे। योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष, योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष, कामा 3 पूर्णकालिक तथा 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। योजना आयोग के 3 पूर्णकालिक तथा 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। वित्त मंत्री, कामा विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, कामा विदेश मंत्री, कामा कृषि मंत्री, कामा स्वास्थ्य मंत्री आदि इसके पदेन सदस्य होते थे। वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आदि इसके पदेन सदस्य होते थे। उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर का मंत्री, उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर का मंत्री तथा सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था, तथा राज्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। हाँ, सदस्यों को
राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। अच्छा, अब दो चीज में फंसे हो गए। ये तो पदेन अध्यक्ष लिखा हुआ है, पदेन अध्यक्ष लिखा हुआ है, एक लिखा होगा अल्पकालिक सदस्य, एक लिखा होगा पूर्णकालिक, है ना। तो यहाँ नहीं समझ में अंशकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य क्या है? समझ गया उस चीज को? पूर्णकालिक का मतलब क्या है? कुछ समय तक लिया है, कुछ समय के लिए ना। पूर्णकालिक का मतलब, तो पूर्णकालिक क्या योजना जब तक चलेगी तब तक? नहीं सर, 5 साल के लिए उसका गठन होता है। गठन तो उसका 5 साल के लिए हुआ है। तो 5 साल चलेगा, 5 साल में ठीक, मतलब कहने का मतलब पूर्णकालिक का मैं सिंपल से बता दे रहा हूँ। कभी भी आप पॉलिटिकल में पढ़े होंगे पूर्णकालिक सदस्य लिखा रहता है, कोई भी कमेटी गठित होती है अंशकालिक सदस्य लिखा रहता है। ठीक, आपने एक शब्द पढ़ा पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि आप उस पद पर हैं, इस वजह से आपको अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, आप प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारी लाल नंदा। तो ये जो गुलजारी लाल नंदा थे या फिर जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये क्या है, कहीं ना कहीं अध्यक्ष क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि वो प्रधानमंत्री। ठीक, यानी कि कौन सा पद धारण किए हुए हैं? प्रधानमंत्री का पद धारण किए हुए हैं, इस वजह से उनको अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, पदेन अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि आप पद धारण किए हुए हैं, इस वजह से आपको फला जगह आपको बिठाया जा रहा है। ठीक, समझा क्या पदेन अध्यक्ष क्या है? अल्पकालिक पूर्णकालिक समझ ही गए हो, तो उसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ठीक, लिख लीजिए योजना आयोग के उद्देश्य। योजना आयोग के उद्देश्य, पहला पॉइंट, देश के भौतिक संसाधनों, देश के भौतिक संसाधनों तथा जनशक्ति का अनुमान लगाना, देश के भौतिक संसाधनों तथा जनशक्ति का अनुमान लगाना, तथा जनशक्ति का अनुमान लगाना, और साथ ही साथ जनशक्ति का अनुमान लगाना, और साथ ही साथ देश की आवश्यकता अनुसार, और साथ ही साथ देश की आवश्यकता अनुसार उसमें वृद्धि की संभावना तलाशना, और देश की आवश्यकता अनुसार उसमें वृद्धि की संभावना तलाशना। आई थिंक ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी। किसी को इस लाइन से, किसी को पॉइंट से दिक्कत है? जो भी हमारे देश के भौतिक संसाधन है और हमारे देश की जो मैन पावर है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल है, इनकी क्या है, एक तरफ से हम लोग पोटेंशियल केस की क्या है, हम लोग संभावनाएं क्या है, क्या हमारे देश की भौतिक संसाधनों को और हमारे देश के मानव संसाधनों को आपस में जोड़ के क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या हम अपने देश का विकास इन भौतिक संसाधनों और मानव संसाधनों से मिलकर कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम लोग तलाशना, उसकी खोज करना। ठीक, कैसे नई जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कहते कोई नया उत्पादन शुरू कर दे, ठीक, कोई नई एक तरफ से इनोवेशन का कार्य करे, जिससे क्या हो, हमारे देश की विकास का पथ आगे बढ़े। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, देश की आर्थिक विकास में, देश की आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं की ओर संकेत करना, देश के आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं की ओर संकेत करना, तथा योजनाओं की सफलता हेतु, तथा योजनाओं की सफलता हेतु, तथा योजनाओं की सफलता हेतु प्रभावी योजना बनाना, प्रभावी योजना बनाना, सफलता हेतु प्रभावी योजना बनाना। तीसरा पॉइंट लिखिए,
क्लास पे लिखाएंगे, हैं तो बहुत, लेकिन नहीं लिखा दे रहे हैं। ठीक, आयोग के क्रियाकलापों को, आयोग के क्रियाकलापों को आयोग की क्रियाकलापों सुविधाजनक बनाने, तथा केंद्र एवं राज्यों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, केंद्र एवं राज्यों की समस्याओं का समाधान करने के लिए परामर्श देना, अब आप लोग ये हेडिंग डालिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। लिखिए, नियोगी समिति ने यह भी अनुशंसा की थी, नियोगी समिति ने यह भी अनुशंसा की थी कि एक ऐसा संगठन भी होना चाहिए, नियोगी समिति ने यह भी अनुशंसा की थी कि एक ऐसा संगठन भी होना चाहिए जो सभी राज्यों रियासतों तथा अन्य क्षेत्रों के हितों का प्रतिनिधित्व हो सके, जिससे प्रधानमंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री परस्पर आर्थिक सामाजिक प्रश्नों पर परस्पर विचार विमर्श कर सकें। 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना सही अर्थों में अखिल भारतीय निकाय के रूप में की गई। अखिल भारतीय निकाय के रूप में की गई। जो देश के संघीय स्वरूप को व्यक्त करती है।
देश के संघीय स्वरूप को व्यक्त करती है। नियोगी समिति ने अनुशंसा की थी, नियोगी समिति ने यह अनुशंसा की थी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की, राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या लिखे हैं, नियोगी समिति ने अनुशंसा की थी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार, वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। यह भी एक संविधानेतर संस्था थी, यह भी एक संविधानेतर संस्था थी। यह भी एक संविधानेतर व एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था थी। ठीक, अब इसको उद्देश्य लिख लीजिए आप लोग। अभी समझाऊंगा आपको, बताऊंगा कि एनबीसी क्या है और इस्लामिक कमीशन क्या है, दोनों क्यों एक साथ, इनको एक साथ लाया गया। ठीक, लिख लीजिए, उद्देश्य लिख लीजिए। योजना आयोग की स्थापना के लिए, योजना आयोग की स्थापना के लिए राष्ट्रों के स्रोतों, राष्ट्र के स्रोतों, राष्ट्र के स्रोतों तथा परिश्रम को सुदृढ़ करना, राष्ट्र के स्रोतों तथा परिश्रम को सुदृढ़ करना तथा उनको गतिशील बनाना, तथा उनको गतिशील बनाना। देश के सभी भागों में, देश के सभी भागों में, देश के सभी भागों में तीव्र तथा संतुलित विकास के लिए, देश के सभी भागों में तीव्र तथा संतुलित विकास के लिए प्रयास करना, तीव्र विकास के लिए प्रयास करना, अगला पॉइंट लिखिए, समय पर योजना का पुनर्निरीक्षण करना, समय समय पर योजना का पुनर्निरीक्षण करना, समय समय पर योजना का पुनर्निरीक्षण करना। क्या लिखे हैं, समय समय पर पुनर्निरीक्षण करना तथा योजना के उद्देश्यों व लक्ष्यों को, योजना के उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, योजना के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाना, उपाय सुझाना, उपाय सुझाना। पैराग्राफ चेंज करिए। एनडीसी के अनुमोदन के पश्चात ही, एनडीसी क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी के अनुमोदन के पश्चात ही, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन के पश्चात ही एनडीसी के अनुमोदन के पश्चात पंचवर्षीय योजना के अंतिम स्वरूप को एनडीसी के अनुमोदन के पश्चात पंचवर्षीय योजना के अंतिम स्वरूप को स्वीकार किया जाता था।
स्वीकार किया जाता था। अंतिम रूप से प्रधानमंत्री इसे सूचना एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करते थे। अर्थात योजना का अंतिम अनुमोदन संसद का होता था। देखिए आप लोगों ने अभी पंचवर्षीय योजना पढ़ा और इसके बाद क्या है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में भी आप लोगों ने देखा। आप लोग देख रहे हैं कि लगभग सिमिलर दोनों के उद्देश्य हैं। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी वो क्यों गठित की गई? क्योंकि योजना आयोग का जो स्वरूप था, टाइम से लोगों को आना नहीं, इन लोगों की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। योजना आयोग का आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो योजना आयोग का जो स्वरूप था वो एक तरफ से संघीय सरकार का कह सकते हैं कि उसमें केंद्र सरकार की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। ठीक, आप इसके स्वरूप को देखेंगे तो आप स्वरूप के देखेंगे तो इसमें क्या था, अभी जब नीति आयोग में मैं अभी आपको कंपेयर कराऊंगा नीति आयोग में योजना आयोग में, तो हम देखेंगे कि योजना आयोग का जो मेन उद्देश्य था, जो मेन मतलब एक तरफ से फोकस था, वो क्या था, केंद्र पर ज़्यादा बल। ठीक, हमारा एक तरफ से कह सकते हैं कि संघात्मक सरकार को एक मेंटेन बनाए रखने के लिए योजना आयोग क्या था, एक तरफ से केंद्र की सत्ता प्रधान थी इसमें। ठीक, जब ये देखा गया कि केंद्र सरकार क्या है, मान लीजिए केंद्र में किसी की सरकार है, अब केंद्र में किसी की सरकार है, राज्य में उसकी सरकार नहीं है, तो हमेशा ये होगा कि केंद्र सरकार क्या करेगी, उस राज्य सरकार में जहाँ उसकी सरकार नहीं होगी वहाँ पर क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं एक तरफ से उसको एक तरफ से वो करेगी कि नहीं करेगी, मतलब उस पर ध्यान कम दिया जाएगा। आप लोग अक्सर समस्याओं में न्यूज चैनलों में देखते होंगे कि जिस राज्य केंद्र सरकार जिसकी रहती है, राज्य सरकार यदि वहाँ नहीं है तो वहाँ पर धन के आवंटन के लिए, फंड के आवंटन के लिए कहीं ना कहीं आपस में खींचतान मची रहती है। देखते हैं ऐसा कि नहीं? तो योजना आयोग का जो स्वरूप था वो इसी आधार पर कि उसमें क्या था, केंद्र की सत्ता थी, केंद्र की भागीदारी ज्यादा थी। ठीक, उसका जो अप्रोच था एक तरफ से कह सकते हैं टॉप टू बॉटम। अभी हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो विस्तार से सारी चीजों को देखेंगे। तो इस समस्या के निराकरण के लिए नियोजित समिति ने भी यह कहा कि योजना आयोग के साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी गठन किया जाना चाहिए। आप लोग देखे होंगे इसमें क्या है, मुख्यमंत्री भी हैं कि नहीं है? तो जब राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, और एक चीज आप लोगों ने और देखी है कि अंतिम अनुमोदन किसका होगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल लिखा हुआ है। नेशनल डेवलपमेंट जब काउंसिल उसको पारित करके भेज देगी तो क्या होगा, संसद उसको रिकमेंडेशन करेगी, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में बैठेगा कौन, राज्यों के मुख्यमंत्री, जो इसके सदस्य हैं वो, और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो जब राज्यों के मुख्यमंत्री देखेंगे और जब उनके हित आपस में टकराएंगे तो उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में वो जो योजना बनी हुई है प्रारूप उसका तैयार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि योजना का प्रारूप तभी तैयार हो पाएगा जब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या करेगी, उसमें अपनी मोहर लगा देगी। ठीक, फिर एक चीज आपने और लिखी हुई है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की क्या है कि प्रतिवर्ष एक बार बैठक अवश्य होने के लिए भी उसमें लिखा हुआ था। यानी कैसा ना हो कि पंचवर्षीय योजना बना दी गई है और 5 साल के लिए बना दी जाए और किसी राज्य के लिए छोड़ दिया गया, उस राज्य को बेचारे को पैसा नहीं मिल रहा है, फिर उसकी अलग अलग कुछ भी समस्याएं हो सकती है। तो हर वर्ष क्या है, एक बार बैठक जरूर होनी चाहिए और उसमें अपनी अपनी वो लोग समस्याओं का एक तरफ से निराकरण करवा सकते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए क्या हुआ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी गठन किया गया। और जब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पारित करके रिकमेंडेशन मोहर मार्क लगा देती है, उसके बाद क्या है, वो प्रधानमंत्री उसको संसद में पेश करते हैं। ठीक, और संसद उसको क्या है कि
जहाँ एनडीसी क्या किया, उसको पारित की, संसद क्या है उसको अनुशंसा उसकी मान लेती थी। ठीक, तो आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के जो एक तरफ से कहा जाए कि जो रिकमेंडेशन होती थी, जो अनुशंसाएं होती थी, तो उसका अंतिम अनुमोदन किसका होता था? तो एनडीसी का। यदि संसद का ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और यदि संसद का भी ऑप्शन दिया हुआ है और अंतिम रूप से किसको दिया जा रहा है, तब वहां पर आप संसद मारेंगे। लेकिन यदि संसद नहीं दिया हुआ तो अंतिम किसका होगा? एनडीसी का। ठीक, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। पिछले साल कई इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जो उपाध्यक्ष हैं वो किस स्तर के मंत्री कहे जाएंगे, जो सदस्य हैं वो किस स्तर के मंत्री होंगे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। पॉलिटिकल का सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल की चीजों में है कि उपराज्य जो उपाध्यक्ष है वो किस स्तर का मंत्री कहा जाएगा, किस स्तर का कहा जाएगा? कैबिनेट स्तर का। ठीक, और जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे? राजमंत्री के स्तर की पावर रखेंगे। तो समझ में आया आप लोगों को योजना आयोग? और क्या है नीति? एनडीसी का मुख्य कार्य क्या है? उसकी तरफ से कह सकते हैं एक तरफ से निगरानी करना। किसी राज्य में ऐसा ना हो जाए कि कोई राज्य क्या है कि जो अछूता रह जाए या उस राज्य को ध्यान में न रखा जाए। इन सब सारी चीज़ों के लिए योजना आयोग का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया उसमें एनडीसी को भी रख दिया गया, क्योंकि एनडीसी क्या है उसकी देख रेख करेगी। ठीक, अब हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे और मेन हम लोग देखेंगे कि कौन सी योजना में मेन थीम क्या है, और उस योजना में एक जो छोटी बड़ी जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में सिर्फ मैं नाम लिखाऊंगा आपको। ठीक, उसके बारे में विस्तार से आपको चर्चा नहीं करूंगा। चर्चा करने के लिए आप लोग खुद से देखेंगे कि हाँ ये घटनाएं हुई हैं तो इसका मतलब क्या है, और आप लोग खुद पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे। उस वर्ष की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं को आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या से पॉलिसी आई, कौन सी नीति अपनाई गई, उन सब सारी चीज़ों को आपको खुद से देखना है। तो हम लोग खाली ये देखेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना की कौन सी थीम थी और उसकी क्या उसमें मेन उसका फीचर है। ठीक, तो आप लोग डाल लीजिए पंचवर्षीय योजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, हाँ हेडिंग डाल लीजिए प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्या दोनों एक ही? हाँ, अलग अलग यूज कर रहा था क्या मतलब? नहीं, दोनों एक। ये एनडीसी जो है वो अभी का जब योजना आयोग नहीं रहेंगे तो एनडीसी नहीं रहेगी। नीति आयोग जब बताएंगे तो बता देंगे कि एनडीसी का कोई महत्व क्यों नहीं। यदि डालिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1 अप्रैल 1951 से 56 तक। टाइम ड्यूरेशन उसका क्या था? 31 मार्च 1956। लिख लीजिए प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। यह योजना हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था। ठीक, दूसरी पंचवर्षीय योजना है दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब आई है? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। ठीक, लिख लीजिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। या आप लोगों से कभी कभी पूछ लिया जाता है मुख्य उद्देश्यों के बारे में कि कौन सी योजना में कौन सा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है और कंफ्यूज हो जाना होता है, उसमें गलतियां हो जाती है। कभी कभी मिलाने के लिए दे देता है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मान लीजिए 4, उसने ये नहीं लिखा कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना मुख्य उद्देश्य था।
मान लीजिए उसने क्या किया, कृषि क्षेत्र पर विकास, आत्मनिर्भरता, या फिर औद्योगिकरण, और फिर गरीबी, इन सब 4 और मानव पूंजी, 4-5 ऑप्शन दे दिए। और आपको पूछ सकता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप क्या करिए, इसको व्यवस्थित कीजिए। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तभी लगा पाएंगे जब क्या है, आपको पता होगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य रहा है। ठीक, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आप लोग डालें 1956 से 61 लिख लीजिए। इसका मुख्य यह योजना पीसी महालनोबिस यह योजना पीसी महालनोबिस, जानते हैं कौन थे ये? यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल, आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल तथा तीव्र औद्योगिकरण था, तीसरी पंचवर्षीय योजना डाली 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 लिख लीजिए। यह योजना महालनोबिस, यह जो लिखा हुआ है महालनोबिस तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर व आत्मस्फूर्तिदायक अर्थव्यवस्था बनना था। ये आत्मस्फूर्तिदायक का मतलब समझते हैं आप लोग? जानबूझ के मैं थोड़ा डीप नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं तो भी आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि मॉडल का नाम ले रहे हैं हैरड डोमर। ये हैरड डोमर मॉडल क्या है? हैरड डोमर मॉडल यदि अकेले पढ़े तो कम से कम 2 पीरियड लग जाएंगे हैरड डोमर मॉडल, 1.5 घंटे के। ठीक है, महालनोबिस का मॉडल अलग से है। तो ये सब अलग अलग मॉडल थे विकास के पथ पर पहुंचने के लिए। ठीक, तो हम उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे, खाली आप लोगों से इतना बस जाना जा सकता है हैरड मॉडल पर आधारित थी कि सुखमय चक्रवर्ती पर आधारित। एक आप लोग टर्म इसमें उन्हें आत्मस्फूर्ति लिखे हुआ, कोई जानता है आत्मस्फूर्ति है क्या? इसको इंग्लिश में कहते हैं टेक ऑफ। आप देखे होंगे कि प्लेन जब पहले उड़ने से पहले क्या होता है, बहुत तेज दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है ना? जब बहुत तेज दौड़ता है, जब तक वो बहुत तेज एक रनिंग नहीं कर लेगा तब तक वो लैंड नहीं करता। ठीक, सॉरी, टेक ऑफ नहीं करता। ठीक, तो कहने का मतलब है आत्मस्फूर्ति अर्थव्यवस्था बनने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था का वह स्तर लाना जहां पर क्या है कि अब अर्थव्यवस्था बिल्कुल गति से उड़ना शुरू कर दे, यानी कि ऊपर उठना शुरू कर दे। हम अपने देश के जो प्राकृतिक संसाधन है, मानव संसाधन है या भौतिक संसाधन है, उनको इस स्तर पर ले आए, इस लेवल पर ले आए। एक रोस्टो का मॉडल है, इस
इसका भी अलग से मॉडल है, ठीक है। तो इन्होंने किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये 5 क्राइटेरिया बताई थी कि कैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है। तो उसमें एक इसमें आत्मस्फूर्ति की अवस्था की भी इन्होंने चर्चा की, ठीक। टेक ऑफ स्टेज की भी इन्होंने बात की कि एक अर्थव्यवस्था का वह स्तर हम लोग प्राप्त कर लें जिससे क्या है किसी भी देश का समृद्धि और विकास ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाए, ठीक। 2 चीजें होती हैं, एक देखिए होती है आय वर्धक शक्तियां, दूसरी चीज होती है आय अवसादी शक्ति। आय वर्धक का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में वो शक्तियां, वो पावर जो क्या है अर्थव्यवस्था को और आगे की ओर ले जाएं, ठीक। जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट, यदि अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट होगा तो क्या होगा, लोगों को क्या है उत्पादन होगा, उत्पादन होगा, लोगों को क्या है, लोगों को काम में रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनके पास आय आएगी, आय आएगी तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या करेंगे, व्यय करेंगे, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, कहीं ना कहीं हमारे आय वर्धक शक्ति है कि नहीं। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हमें विकास करना है तो क्या करना चाहिए, उसको एक तरफ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, ठीक। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए, यानी कि आधारभूत संरचना और स्थापना का विकास करना चाहिए, ठीक। आय अवसादी शक्तियां क्या है, आय अवसादी शक्तियों में से जो मेन जो रोस्टो ने मॉडल पे चर्चा की वो क्या है, या फिर आप लोग नॉर्मल भी देख सकते हो, वो है पॉपुलेशन। सपोज मान लीजिए कि वैसे भारत की अर्थव्यवस्था है, आप देख रहे हैं कि मान लीजिए निवेश बढ़ गया, निवेश बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, लोगों को आय प्राप्त हुई, लेकिन आय को आप 2 भागों में निवेश कर सकते हैं, एक उपभोग संबंधी, एक क्या है निवेश संबंधी। एक यानी कि उपभोग व्यय होता है, एक होता है पूंजीगत व्यय, ठीक। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था की जो पूंजी है, यदि वो पूंजीगत व्यय में निवेश होती है, इन्वेस्टमेंट में यदि वो लोग निवेश करते हैं, पूंजीगत व्यय का मतलब यह है कि ऐसी परिसंपत्तियों में निवेश करें जिससे क्या है और अधिक आपको आय प्राप्त हो, वो क्या है आपका पूंजीगत व्यय। उपभोग संबंधी व्यय का मतलब यह है कि आप क्या है, जो आपके पास आय आ रही है, आप अपने भोजन पर, खाने पीने पर, कपड़े पर, या फिर दैनिक जीवन के है जो आप लोग उपयोग कर रहे हैं उन सब सारी चीजों में, टीवी हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, उपभोग वस्तुएं भी आती हैं। एक टिकाऊ उपभोग वस्तुएं होती हैं, एक गैर टिकाऊ उपभोग वस्तु होती है। गैर टिकाऊ का मतलब यह है खाद्यान्न वस्तुएं जैसे होती है, ठीक। टिकाऊ उपभोग वस्तुएं जैसे टीवी हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब क्या है आपकी टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। तो है तो उपभोग वस्तुएं, इससे कोई पूंजी का तो निर्माण नहीं हो रहा, इससे अर्थव्यवस्था का कोई विकास तो नहीं हो रहा। इसीलिए हमारे देश की जो आय अवसादक शक्तियां हैं, यानी कि जनसंख्या, यदि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो निवेश जितनी भी मात्रा में हुआ रहेगा वो जनसंख्या उसको पूरा क्या करेगी, खपा लेगी, ठीक। तो जो टेक ऑफ स्टेज है, जो आत्मस्फूर्ति की अवस्था है, वो ये अवस्था आ जाए कि जब ये क्या होता है आत्मस्फूर्ति, मान लीजिए ग्रोथ बढ़ रही है, आय वर्धक शक्तियां ग्रोथ को बढ़ा रही है और आय जो अवसादी शक्तियां ग्रोथ को गिरा रही है, ठीक। तो कहने का मतलब जो है, जो वर्धक शक्तियां हैं उतनी ज्यादा प्रभावशाली हो जाएं, इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएं कि जो आय अवसादी शक्तियां हैं उनका जो प्रभाव है उनको निरस्त कर दे। बात समझ रहे हैं, आय अवसादी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाए, ठीक। मान लीजिए 2 व्यक्ति युद्ध कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति तब तक नहीं, जब तक एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को हरा नहीं देगा तब तक क्या है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वही आय वर्धक शक्तियां जब तक आय अवसादी शक्तियों को पराजित नहीं कर देंगी, यानी कि इसको परास्त कर नहीं देंगी, तब तक किसी देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो आय जो आत्मस्फूर्ति की अवस्था है वो क्या अवस्था है कि ये इस स्थिति से हम लोग निजात पा जाएं, यानी कि अब अर्थव्यवस्था हमारी समृद्ध होना शुरुआत हो जाए, ठीक। इसके बाद 1966 से 69 के बीच में क्या था, योजना अवकाश, लिख लीजिए। 1966 में क्या था, योजना अवकाश। चौथी पंचवर्षीय योजना लिखिए, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। 1 अप्रैल 1969 से 1959, 31 मार्च 1974, 1974। मार्च 1974।
यह योजना एलन मन ने तथा अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी तथा अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना था। 1969 में ही क्या हुआ था? 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक। अच्छा, किन किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसकी क्या मानक थी, कोई बताएगा? 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का क्या मानक था? जो 14 राष्ट्रीयकृत बैंक 1969 में किए गए थे, उनका कोई मानक रहा होगा, हम किन बैंकों को उठा लें? कभी सोचा है इस चीज को कि जो 14 बैंक थे, आखिर क्या उनमें रीजन था कि उन्हीं बैंकों को 14 को लिया गया? जो 14 बैंक थे उनके उस समय वही बैंकों को लिया गया था जिनको एक मानक 50 करोड़ रुपए रखा गया था। लगभग क्या मतलब 50 करोड़ रुपए से जिनकी पूंजी ज्यादा थी, उन्हीं बैंकों का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक। और 1980 में जो हुए थे 6, ये 1969 में हुए थे 14, इनकी पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा। ये जो 1980 में हुए थे 6, इनकी पूंजी कितनी होनी चाहिए थी? 200 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा। ठीक। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है। 1969 में ही क्या आया था? हमारा टीपी एक्ट आया। नाम सुने इसका? नाम सुने हैं कोई? क्या है ये? मैं कई बार मुझे लग रहा है पढ़ा भी चुका हूँ। अरे मोनोपोली की जगह मोनोपोलिस्टिक है। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP एक्ट जो लाया गया था, एक तरफ से कहा जाए कि एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए, जब आप लोग 1948 से 1991 की पॉलिसियां पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ उद्योगपतियों का क्या होता जा रहा था, धीरे धीरे एकाधिकार होता जा रहा। ठीक है, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे आप। सुमिगल RK हजारी समिति का रिपोर्ट पढ़ेंगे, सुमिमन दत्त समिति की रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो अलग अलग इसके लिए उन्होंने रिपोर्ट दी थी। ठीक है, और उसके बारे में हम लोग जब कभी मान लीजिए चर्चा वैसे तो होनी चाहिए थी पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन ही, लेकिन क्योंकि समय इतना है नहीं, योजनाओं को भी ज़्यादा बताना है, यदि कल मुझे मौका मिला तो मैं इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बता दूँगा। ठीक। एकाधिकार रिस्ट्रिक्टिव मतलब प्रतिबंधन एंड व्यापार प्रैक्टिसेस की हिंदी क्या होगी?
इसकी हिंदी देख लेना थोड़ा। इसके ये मोनो MRTP प्रैक्टिसेस अभ्यास होता प्रैक्टिस अभ्यास नहीं, ये उसकी हिंदी में और लिखा हुआ होगा शायद। देख लीजिएगा MRTP क्या है। 1969 में आरबीआई का गवर्नर कौन? आरबीआई का गवर्नर RBI की इस समय गवर्नर 1969 में, मुझे मुंह में है लेकिन जबान में नहीं आ रहा है। हाँ LK झा, LK झा थे उस समय। ठीक है, तो जब आप लोग बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में अलग से आप लोगों को ये सब सारी चीजें, बैंकिंग पढ़ाए है ना सचिन सर, तो बैंकिंग में सब बताए होंगे आप लोगों को। राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में बताए कि नहीं बताए? तो फिर क्या पूछ रहे हो मुझसे? सब बताए होंगे LK झा और ये सब सारी चीजों के बारे में। ठीक, 1980 बारे में भी बताए होंगे, आपसे चर्चा की होंगी, जो उनके पास समय रहा होगा। सर अगला आप लोग हेडिंग डालिए पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 1 अप्रैल 1974 से 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979। ठीक, यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित, इनपुट आउटपुट मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित, और आगत निर्गत मॉडल को दिया किसने था? W लियोनटिफ, इनको इसमें नोबेल में मिला हुआ है। ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉडल को प्रतिपादन W लियोनटिफ ने किया। देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। पांचवी पंचवर्षीय, इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। जानते होंगे आई थिंक आप लोग। इसी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पैराग्राफ आप लोग चेंज करिएगा। इसी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इस योजना में भारतीय कौन सी पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता दल। इंदिरा गांधी तो आएगी यहाँ पे। भारतीय हटा के खाली जनता पार्टी की सरकार थी। हाँ, 1977 में किसकी क्या लिखे आप लोग? इस योजना में 1977 में भारतीय काटकर खाली लिख दीजिए जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके नेतृत्व में 1 अप्रैल 1978 इसके नेतृत्व में 1 अप्रैल 1978 में अनवरत योजना
1 अप्रैल 1978 में अनवरत योजना, पुस्तक में लिख लीजिए रोलिंग प्लान, मैंने आपको बता चुका हूँ इसके बारे में विस्तार से। 1 अप्रैल 1978 को इसे अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के रूप में स्थापित किया गया। रोलिंग प्लान के रूप में स्थापित किया गया। प्रोफेसर डीटी लकड़वाला गरीबी पढ़े हैं कि नहीं? लकड़वाला समिति पढ़े हैं कि नहीं? प्रोफेसर डीटी लकड़वाला इसके अध्यक्ष थे। प्रोफेसर डीटी लकड़वाला इसके अध्यक्ष। मैं लिखाऊंगा नहीं, बता दे रहा हूँ। ये पंचवर्षीय योजना जो थी एक तरफ से 1978 से 83 के लिए स्थापित की गई थी, ठीक। लेकिन वैसे ही क्या होता है कि 79 में जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, और जनता पार्टी की सरकार गिर जाने से साथ ही राजनीतिक उधर होने के कारण क्या होता है, कोई भी पंचवर्षीय योजना चलाई नहीं जा पाती, ठीक। और 1979 से 1980 के बीच 1 वर्ष का क्या हो जाता है, योजना अवकाश हो जाता है। लिख लीजिए कि 1979 से 1980 के बीच में क्या होता है, योजना अवकाश, ठीक। 1979 से 80 आप लोगों को मैंने रोलिंग प्लान के बारे में बताया था। रोलिंग प्लान के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन थे, कोई बताएगा? गुनार मिर्डाल थे, ठीक। लेकिन भारत में रोलिंग प्लान किसने लागू किया? डीटी लकड़वाला ने, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जब भारत में रोलिंग प्लान आई थी उस समय उसके चेयरमैन कौन थे? डीटी लकड़वाला, ठीक। अब अगर आप लोग निकालिए छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। यह योजना भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। यह योजना भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण करना, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन जिसे कहते हैं, आधुनिकीकरण करना तथा अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक कायाकल्प करना था। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल कायाकल्प, ट्रांसफॉर्मेशन से कहते हैं, संरचनात्मक कायाकल्प करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भोजन, कार्य, उत्पादकता,
भोजन, कार्य, उत्पादकता था, कार्य तथा उत्पादकता था। यह योजना वकील तथा भोजन, कार्य, उत्पादकता था। यह योजना वकील तथा ब्रह्मानंद मॉडल पर आधारित थी। यह योजना वकील तथा ब्रह्मानंद मॉडल पर आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना रहेगी। 8वीं लिख चुके हैं ना आपको? अच्छा, 7वीं लिखे। 1990 से 1992 के बीच में फिर से एक बार योजना अवकाश आया। योजना अवकाश का पीरियड फिर से क्या था? 1990 से 92 के बीच में। ठीक। अच्छा, ये योजना अवकाश बीच बीच में आए क्यों? तो बताएगा। 66 का क्या कारण था? 79 80 का क्या कारण था? 90 92 का क्या कारण था? बहुत सही, भारत पाकिस्तान के। ठीक है। 62 में तो चाइना से हुआ था, 65 में पाकिस्तान से हो गया। तो हाँ, तो ये चाइना का जो मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना में 3 साल का जो योजना गैप था वो क्यों आया था? क्योंकि युद्ध से काफी उस समय बहुत ज्यादा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और भारत में क्या हुआ था? काफी सूखा पड़ गया था। ठीक। तो इन सब परिस्थितियों की वजह से क्या था कि कोई भी सर्टेन योजना का निर्माण नहीं हो पाया था। 1979 से 80 के बीच में मैंने बताया कि राजनीतिक पार्टियों का आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्या हुआ? तालमेल नहीं बिका, विघटन हुआ। ठीक। उस वजह से 1979 से 80 के बीच में क्या हुआ? योजना अवकाश हुआ और कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाई। 1990 से 92 के बीच में आप लोग देखेंगे, जब मैं 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, शायद कल यदि समय मुझे मिला, तो आप लोग उसमें देखेंगे कि 1990 में क्या हुआ था कि खाड़ी युद्ध हुए थे। ठीक। खाड़ी के युद्ध हुए। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वहाँ का जो भुगतान संतुलन था वो काफी तरफ से कह सकते हैं कि 5 डिजिट क्या था? निगेटिव चला गया। ठीक। हमारे भारत का जो एक्सपोर्ट था, इंपोर्ट थे, वो मुश्किल से 2 हफ्ते के लिए फॉरेन रिजर्व बचा हुआ। हमारे देश की जो इन्फ्लेशन रेट थी लगभग 10% से ज्यादा चली गई थी। और क्या था? कोई स्थायित्व तो सरकार नहीं थी उस समय। समय समय पर राजनीतिक पार्टियों का मतलब एक तरह से परिवर्तन हो रहा था। इस वजह से क्या हुआ था कि 2 साल तक कोई स्थायी सरकार नहीं बन पाई। ठीक। आप लोगों से रीजन पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है और किस कारण से यहाँ पर पंचवर्षीय योजना का अवकाश हुआ। ठीक। तो आप लोग रीजन को भी ध्यान में रखेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना लिखे ना आप लोग? हेडिंग डाले हैं? 8वीं लिख लिखना है। लिख लीजिए। यह योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक, यह योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक लागू रही है, चालू रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस मॉडल पर लिख लो। डब्ल्यू मूलर के मॉडल पर आधारित। डब्ल्यू मूलर। डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास करना। ठीक। 9वीं पंचवर्षीय योजना का
1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। 31 मार्च 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। ठीक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय व समता के साथ समृद्धि करना था। सामाजिक न्याय व समता के साथ, समता का मतलब समझ रहे हैं ना, बताया था मैं आप लोगों को समता और समानता, बताया था कि नहीं बताया? समता के साथ समृद्धि करना था। समता और समानता दोनों बताया रहूंगा। समानता क्या है, समता क्या है? तो समता के साथ क्या था? आर्थिक समृद्धि करना था। ठीक। अब इस मॉडल में क्या है, किसी पर्टिकुलर एक मॉडल का नाम नहीं था। उसका रीजन यह था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्टेंसी मॉडल अपनाए गए थे। माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्टेंसी मॉडल का मतलब यह था कि ऐसे मॉडल अपनाए गए जिनको क्या है कि एक साथ हम बहुत सारी चीजों को एक साथ समाहित करके योजनाओं का निर्माण किया जाने लगा। ठीक। किसी पर्टिकुलर एक विशेष मॉडल पर इसके बाद से कोई भी पंचवर्षीय योजना आधारित नहीं थी। यही मॉडल अपनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्टेंसी, माइक्रो का मतलब क्या है? सारी चीजें उसमें शामिल होंगी। ठीक। उत्पादन से संबंधित, रोजगार से संबंधित, स्थिति से संबंधित, गरीबी से संबंधित, विकास से संबंधित, इन सब सारी चीजों को एक साथ समाहित करके मॉडल को अपनाए जाने की वजह से क्या हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर एक मॉडल पर ये आधारित नहीं। ठीक। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना आप लोगों ने देखी। अब अगले हेडिंग डाल लीजिए 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड क्या है इसका? 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007। बस उद्देश्य लिख लीजिए हेडिंग डालकर। उद्देश्य के सामने मानव कल्याण, मानव कल्याण। अगला हेडिंग डालिए 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। लिख लीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समावेशी समृद्धि, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी समृद्धि, समावेशी समृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी समृद्धि। अगली 12वीं पंचवर्षीय योजना डालिए। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। चल पाई थी 2017 तक ये? नहीं सर, इसकी 13वीं हो आने के पहले ही 13वीं कर दी गई है ना, बल्कि हो गई, इसकी 13वीं हुई नहीं है कि नहीं? 13वीं तक पहुंचे होते तो 13वीं हो जाती उसकी। 13वीं करिए तो हुआ ही नहीं। नहीं 13वीं के 13 दिन में होती है। 13वें दिन 13 वही तो होती है ना, 13 बार हो गई होती है, 13वीं तक पहुंच गए होते। तो क्या है, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक ड्यू डेट थी, जो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ जाने के कारण क्या हुआ, इसको बीच में विकसित करना पड़ गया था। हम नीति आयोग के बारे में कल चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य लिख लीजिए। तीव्र धारणी व अधिक समावेशी विकास। तीव्र धारणी व अधिक समावेशी विकास। तीव्र धारणी व अधिक समावेशी विकास। आप लोग जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं देखे होंगे, इन किसी भी योजनाओं में आप लोग देखे होंगे कि जो उद्देश्य है वो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों ने जो 12वीं पंचवर्षीय योजना देखे हैं, इन दोनों में क्या है, उद्देश्य रिपीट हुए हैं। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो उसका उद्देश्य क्या था,
पुनः वही रखा गया। क्यों? क्योंकि आप इन्वायरमेंट में जब पढ़ेंगे या जियोग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे या इन्वायरमेंटल इकोनॉमी, इसमें भी यदि आपको इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक आएगा तो आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा कि समावेशी समृद्धि का मतलब क्या है, पोषणी विकास है क्या, धारणीय विकास है क्या, है इन सब सारी चीज़ों के बारे में एक छोटे से उसमें नहीं बताया जा सकता। ठीक, फिलहाल जितना हम लोगों ने देखा, इसके बाद हम लोग कल देखेंगे कि नीति आयोग का क्यों गठन किया गया, योजना आयोग में क्या कमियां थी, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक, और इसके बाद जो आगे की चीज़ें होंगी, नीतियों के बारे में मैं आपकी कोशिश करूंगा कि आप करंट की जो पॉलिसी हैं, क्योंकि यदि मुझे समझ मिला तभी मैं पढ़ा पाऊंगा, इस क्लासें आपकी लगी तो, यदि क्लासें नहीं लगेंगी तो समितियां हो सकता है इसके में करना पड़ जाए। ठीक, नहीं सर, समितियां लिखा देना मतलब मदद मिलाने के लिए आती है। वो वाली समितियां नहीं पूछना था, मिलाने के लिए आती है वो समिति, मिलाने वाली दूसरी चीज है, उसको वहाँ यदि समय रहेगा तो बता देंगे। हम लोगों को स्कीम पढ़ना है, स्कीम को मतलब जो योजनाएं हैं तो आप पढ़ेंगे, लेकिन समितियों को लिखना है। स्कीम, ठीक है देखें समय मिलेगा तो दिखा देंगे, लिख सकते हो लोग सब, अपने हो सकते हो, तुम बड़ी चीज नहीं, वो चीजें पूछो जो कि कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी, उसको समझने में आपको दिक्कत है। जहाँ डालोगे किसी भी गूगल के माध्यम में तुरंत स्कीम आ जाएगी, खट से निकल आएगा पूरा PDF दृष्टि का, चाहे जिसका हो। ठीक, तो ऐसी चीजें समझिए, डेटा के पीछे मत भागो, डेटा आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, आप कंसेप्ट की चीज़ों समझिए जिसमें आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। चलो ठीक है, फिर आगे छोड़ते हैं। हेलो।